This is the second lecture of hybridization and aromaticity. तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट दी हाइब्रिडाइजेशन, डीपली स्टडी किया था हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे और उसमें एक एक्सेप्शन भी डिस्कस किया था और कुछ एग्जांपल थी। अब इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे अप्लाई करते हैं टू फाइंड वेदर द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो देखो ताकि आपको अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ जाए। नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसका आप देख लेना। तो उसके बाद आप अगर हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझ पाओगे तभी आप उसको अप्लाई करोगे एरोमेटिसिटी में। तो आज हम करेंगे कंपाउंड की डिवीजन, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक में। तो कैसे पता चले हमें कि कंपाउंड जो दिया है आपको वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीन कैटेगरीज हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, दूसरी कैटेगरी इसमें बनेगी एंटी एरोमेटिक और तीसरी कैटेगरी इसमें बनेगी नॉन एरोमेटिक। तो तीनों के बारे में देखेंगे। एरोमेटिक का डायरेक्ट मीनिंग होता है स्टेबल, विच इज स्टेबल, और एंटी एरोमेटिक का मीनिंग होता है विच इज अनस्टेबल। तो अब कैसे पता चले कोई भी जब कंपाउंड दिया उसके लिए एक क्राइटेरिया है, उसमें हम ये जो हक्कल्स रूल है ये यूज करेंगे टू फाइंड वेदर जो भी कंपाउंड हक्कल्स रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा। तो लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट इज आपको क्या देखना है कि आपका जो गिवन कंपाउंड है वो अगर साइक्लिक है तो वो एरोमेटिक हो सकता है, इसमें भी एंटी एरोमेटिक, अगर साइक्लिक है वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है, और नॉन एरोमेटिक में आएगा कि वो कंपाउंड आपका साइक्लिक है ही नहीं है, लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स वो सब नॉन एरोमेटिक्स होते हैं। अल्केन, एल्कीन, अल्काइन जितने भी हैं जिसमें साइक्लिक कंपाउंड जो नहीं, साइक्लोअल्केन आल्सो नॉन एरोमेटिक। तो फर्स्ट इज कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, एंटी एरोमेटिक के लिए भी कंपाउंड शुड बी साइक्लिक और नॉन एरोमेटिक के लिए एसाइक्लिक। सेकंड जो पॉइंट है वो है कंपाउंड शुड बी फ्लैट, फ्लैट को हम प्लेनर भी कहते हैं। कंपाउंड आपका फ्लैट होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। कैसे पता चलेगा प्लेनर है? ऑल एटम्स मस्ट possess sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगी तब उसकी जो ज्योमेट्री होती है हमने पढ़ा है ट्राइगोनल प्लेनर होती है, तब मॉलिक्यूल आपका फ्लैट होगा। एंटी एरोमेटिक के लिए भी आपका जो मॉलिक्यूल है वो फ्लैट या प्लेनर होना चाहिए। नॉन एरोमेटिक के लिए कोई जरूरी नहीं है, हम लिखेंगे नॉट फ्लैट। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट आपने चेक करना है वेदर द कंपाउंड इज साइक्लिक और एसाइक्लिक। दूसरी चेक करेंगे हम वेदर दैट इज द कंपाउंड गिवन कंपाउंड इज फ्लैट, प्लेनर और नॉट प्लेनर। अगर वो प्लेनर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो नॉन एरोमेटिक होगा। प्लेनर कब नहीं होगा? जब किसी रिंग के अंदर कोई भी एक एटम जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है, sp3 है, तो उसका मतलब है वो प्लेनर नहीं है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब आएगी तब उसकी जो ज्योमेट्री है वो होती है टेट्राहेड्रल, वो प्लेनर नहीं होती, तब उसको हम नॉन एरोमेटिक मान लेंगे। तीसरी चीज जो है हमें चेक करना है कंप्लीटली कंजुगेटेड। कंप्लीटली कंजुगेशन का ये मतलब नहीं होता जैसे आप पढ़ते हो 11th 12th में, सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज कंप्लीटली कंजुगेटेड। नो, कंप्लीटली कंजुगेशन मीन्स देयर मस्ट बी अ प्रॉपर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हर एटम जो रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 होगी तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि उसके पास p ऑर्बिटल होगा,
वो p ऑर्बिटल हर एक एटम के पास होना चाहिए। अगर सबके पास p ऑर्बिटल होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। उस p में ये जरूरी नहीं है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है या एम्प्टी है, कुछ भी है, लेकिन उसके पास p होना चाहिए। अगर सभी एटम्स के पास p होगा तो वो कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड होगा और उसको हम बोलेंगे कंप्लीटली कंजुगेटेड। अगर कोई ऐसा एक भी एटम आता है इनके अंदर जिसके पास p नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी नहीं, तो वो फ्लैट ही नहीं होगा, बात ही खत्म होगी, वो तो फिर नॉन एरोमेटिक में चला गया। तो वो कंप्लीटली कंजुगेटेड तो हो ही नहीं सकता जिसके पास p नहीं है। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि सबकी हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो वो ऑटोमेटिकली फ्लैट और कंप्लीटली कंजुगेटेड हो जाएगा। इसमें भी हमें ये चीज चेक करनी है, कंपाउंड जो है आपका कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए। इसमें कंजुगेशन की जरूरत जो है वो नहीं है, नॉट कंप्लीटली कंजुगेटेड। फोर्थ पॉइंट जो है वो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेगा। यहां तक ये दोनों के पॉइंट सेम थे, साइक्लिक होना चाहिए, ये भी साइक्लिक होना चाहिए, ये फ्लैट होना चाहिए, ये भी फ्लैट और ये भी कंप्लीटली कंजुगेटेड। अब फोर्थ में हम अप्लाई करेंगे हक्कल्स रूल। इसमें जो हक्कल्स रूल होता है वो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। Pi electrons means p electrons. Electron which are present in p orbital or pi, because electron which are present in p orbitals they only form the pi bond. उनको ही हम pi electrons बोलेंगे। तो हमें कंपाउंड के अंदर काउंट करना है उसमें कितने p electrons हैं। तो अगर p electrons इसको फुलफिल कर रहे हैं, इस फार्मूले में फिट आ रहे हैं, जैसे मान लो n आपका 0 है तो उसमें 2 pi, 1 है तो 6 pi, 2 आ जाता है तो 10 pi, n 3 कर लो तो उसके पास 14 हो गए, देन 18 हो गए। तो ऐसे इतने पाई इलेक्ट्रॉन अगर कंपाउंड में है तो उसको हम एरोमेटिक बोलेंगे। आफ्टर दीज 3 कंडीशंस, पहले चेक ये करना है वो साइक्लिक है या नहीं, वो फ्लैट है या नहीं, प्लेनर है या नहीं, फिर चेक करेंगे कि वो कंप्लीटली कंजुगेटेड है। आफ्टर दैट वी विल अप्लाई दिस हक्कल्स रूल फार्मूला 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें जो फार्मूला लगता है वो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। मींस इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ आप उसको बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल वो कितने होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24 सो ऑन। तो यहाँ भी ये डिस्टिंग्विश हो जाते हैं एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। और इसमें तो फोर्थ पॉइंट का कुछ आएगा ही नहीं, देयर इज नो फार्मूला। सो ये ओवरऑल हमारे पास रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे और फाइंड करेंगे वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो कुछ एग्जांपल्स आगे मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके। तो काफी खूब सारी एग्जांपल्स हैं जो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी बात कि कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। आपको 4 कंपाउंड दे दिए तो उसमें क्वेश्चन क्या है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। तो ऐसे इसमें दिस इज द बेस लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन में कई तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेंजीन की। बेंजीन तो आपको पता है एरोमेटिक है। तो बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब 6 कार्बन है इसमें और 6 कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मैंने कैसे बताई थी, कैलकुलेट करनी है। कितने एटम से वो डायरेक्टली अटैच है। अब ये कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। 3 से डायरेक्टली अटैच है तो sp2। लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था हमने। तो सभी कार्बन की जो कंडीशन है वो सेम है, 3 से अटैच है वो, तो सभी कार्बन sp2 हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो इसमें है कि ये साइक्लिक है। सेकेंड हम करेंगे कि ये फ्लैट है। फ्लैट का कैसे पता चलता है, अभी बताया था, ऑल एटम्स विच आर फॉर्मिंग द रिंग दे आर sp2, तो ये फ्लैट भी है। तीसरी चीज जो है वो हम देखेंगे कि ये कंप्लीटली कंजुगेटेड है कि नहीं। ऑब्वियसली अगर सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसका मतलब है सबके पास p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल की वजह से ही कंप्लीटली कंजुगेशन हो जाती है। कैसे होती है अभी मैं इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाता हूँ। फोर्थ हम अप्लाई करेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और देखो ये जो एटम है कार्बन,
इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल होती हैं, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, sp2 एक p होगा। कहाँ है हम इसमें देखेंगे, ये sp2 और यहाँ पे आ गया इसका p। ऐसे इस कार्बन का p यहाँ पे आ जाएगा, इसका p यहाँ पे आ जाएगा, ये p इसका आ गया। तो ये जो p ऑर्बिटल्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, ये टोटल कितने हो जाते हैं 6। इसका मतलब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इट मींस ये इसको फॉलो कर रहा है हक्कल्स रूल को। इसका मतलब है ये कंपाउंड क्या हो गया हमारे पास, एरोमेटिक। अब डीलोकलाइजेशन, जैसे मान लो ये हमारे पास बेंजीन है, तो बेंजीन के हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है, C6H6 इसका फार्मूला। हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आप देखो हर कार्बन की जो ज्योमेट्री है वो भी प्लेनर बन रही है। अगर आप ध्यान से देखो, हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, sp2। आप इसकी ज्योमेट्री देखो, ये वाली, ये इसका प्लेनर हो गया। इसका चेक करोगे, इस कार्बन का ये भी प्लेनर हो गया। इस कार्बन का चेक करोगे, ये भी प्लेनर हो गया। तो सबकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। इसीलिए ये मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या हो जाता है, फ्लैट। अब सबके पास क्या है, एक p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगा, जैसे इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, इसका p। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी तो उसके पास p ऑर्बिटल तो होगा। अगर सबके पास p है तो उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे करके होगी। तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो 11th 12th में। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बताती है कि कैसे ये कंपाउंड जो है वो कंप्लीटली कंजुगेटेड है। अगर मान लो किसी भी एक एटम के पास p नहीं है तो वो कंपाउंड कंप्लीटली कंजुगेटेड नहीं होगा, फिर वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चला जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल, come to फ्यूटेन। ये फ्यूटेन है, 4 कार्बन है इसमें, सभी के पास H। इसका मैंने डिटेल लास्ट लेक्चर में बताया था। सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये भी sp2 है। तो इसका एक ऑर्बिटल बताया था मैंने, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन sp2 में प्रेजेंट है, दूसरा किस में प्रेजेंट है, p में। इस कार्बन की sp2 है तो इसका जो p है यहाँ रहा, इसका p, इस कार्बन का p, इस कार्बन का p इधर, इस कार्बन का p इधर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल कितने हो गए, अब एक एक करके चेक करें। फर्स्ट ये साइक्लिक है, सेकेंड फ्लैट का कैसे पता चलता है, sp2 है ऑल एटम्स। थर्ड cc कंप्लीटली कंजुगेटेड है। फोर्थ इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है ये भी क्या हो जाता है, एरोमेटिक। अब इसमें था एक चीज कि ये जो sp को आप जब रेजोनेंस लिखते हो, आप यही पढ़ते हो कि एक पेयर ऑक्सीजन का रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, दूसरा नहीं करता। तो आपको जब एरोमेटिक कैरेक्टर फाइंड करना होता है तो आप सिर्फ एक पेयर को काउंट करोगे। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम इसकी स्ट्रक्चर, जो इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, तो ऐसे करके हमारे पास C आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा O। ठीक है, इसको थोड़ा सा चलते बात। अब सबके पास H है तो सबके पास एक p ऑर्बिटल भी होगा। हाँ, इसके पास भी है। इसके पास एक और ऑर्बिटल भी है, क्योंकि इस ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। sp2 का मतलब प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। एक का sp2 ये रहा, दूसरा sp2 ये रहा, तीसरा sp2 इधर है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये इसका जो है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये जो है ये है p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके, सो सी this p orbital at this sp2 orbital, they are at 90 degree.
they are at 90 degree, they are perpendicular to each other. That's why the pair of electron which is present here, इसके इनके पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास पेयर है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डिलोकलाइज हो रहे हैं ओवर दी 5 एटम्स। तो ये जो पेयर है ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ऐसे ऐसे आप इसको बना दोगे, लेकिन ये जो पेयर है दैट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस बिकॉज दैट इज एट 90 डिग्री। So that's why we count only one pair to find out whether the compound is aromatic or anti-aromatic. So इसका रीजन ये है कि हम sp2 वाला ऑर्बिटल है जो वो यूज नहीं करते। नेक्स्ट एग्जांपल्स है आगे, तो हम फटाफट उसका निकालते जाएंगे, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ध्यान से एक एक एग्जांपल को देखना। मैं कुछ एग्जाम्पल ही देता हूं। चलो ये 5 कंपाउंड हैं, इनको हम देखते हैं पहले, उसके बाद और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट पायरोल, पहले क्या चेक करेंगे, साइक्लिक है। दूसरा, इसमें सभी एटम्स, कितने एटम्स हैं इसमें, टोटल 5 एटम है, 4 तो कार्बन है जो रिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और एक है नाइट्रोजन। तो अब हर कार्बन की और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। ऐसे कल एक एक्सेप्शनल रूल किया था, which is attached to sp2 hybridized atom, so इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। तो इसका मतलब है इसका ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज प्रेजेंट इन p। इस कार्बन का p यहाँ पे है, इस कार्बन का p यहाँ पे है, इस कार्बन का p इधर और इस कार्बन का p इधर। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। इसका मतलब है ये कंपाउंड क्या हो गया हमारा, एरोमेटिक। नीचे सल्फर में आ जाते हैं, दिस इज थायोफिन। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो पहली बात तो ये साइक्लिक है, दूसरी बात सभी एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये बिल्कुल फ्यूलेन जैसा है, बस ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ गया यहाँ। तो इसका एक पेयर किसमें होगा, sp2 में, एक पेयर किसमें होगा, p में। तो एक p यहाँ इसका, एक p इसका, तो ये टोटल इसमें भी हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। तो ये भी कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो कंपाउंड है इसमें आप देखो, अगर आपको अच्छे से नहीं पता हाइब्रिडाइजेशन का तो आप इसमें 2, 4, 6 और 2, 8 भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप देखो अगर ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, तो sp2 के केस में 3 तो sp2 होते हैं और एक p होता है। अब आप ध्यान से देखो, इस नाइट्रोजन ने पहले से ही डबल बॉन्ड बना रखा है। अगर इसने डबल बॉन्ड बना रखा है इसका मतलब इसने अपना p जो है वो यूज कर लिया, तो इसके पास 3 sp2 बचते हैं। तो एक sp2 के साथ इसने ये वाला बॉन्ड बना लिया, दूसरे sp2 के साथ ये वाला बॉन्ड बन गया। इसका मतलब है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ऊपर है ये किस ऑर्बिटल में है, दैट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। That will not take part in the delocalization. We will not count those 2 electrons. So only we have these 6 p electrons here. So अगर 6 pi electrons हैं तो ये कंपाउंड आपका क्या हो जाता है, एरोमेटिक। तो अभी ऐसे केसेस में जहां पे लोन पेयर है लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो हमें देखा कि इसने पहले से डबल बॉन्ड बना लिया। इसका मतलब है इसका जो p है, इसने एक p यूज किया हुआ है। तो p अगर यूज कर लिया, इट मींस इसका जो लोन पेयर है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन p। अब दूसरी तरीके से देखें तो ये जो लोन पेयर है इसको और इसको कंपेयर करें। ये मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर इजिली डोनेट नहीं कर सकता, बिकॉज this lone pair is present in p and the p electrons they involve in delocalization of electron। लेकिन ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है। तो अगर हम इनको कंपेयर करें,
अगर क्वेश्चन पूछा जाए आउट ऑफ दीज टू विच कैन बी इजीली प्रोटोनेटेड, तो आपका आंसर होगा ये, बिकॉज इसका लोन पेयर फ्री है डोनेट करने के लिए, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। क्यों फ्री है? क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इसका जो लोन पेयर, अगर मान लो आप इसको जबरदस्ती प्रोटोनेट करते हो, ठीक है, तो अगर आप इसको प्रोटोनेट करते हो तो मैं यहां पे लिखता हूं, ये बनेगा क्या, तो ये बन जाएगा आपका ये, ठीक है। तो आपने इसको प्रोटोनेट कर दिया तो ये बन गया हमारा, ये बन गया। अब देखिए, अब पहली बात तो ये साइक्लिक है, लेकिन अब इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3। तो जब किसी एक एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, इट मींस मॉलिक्यूल जो है वो ओवरऑल फ्लैट नहीं है, दैट इज नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड। तो अगर वो साइक्लिक नहीं है, इसका मतलब वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, नॉन एरोमेटिक। तो अब कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिक है, स्टेबल है, वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एरोमेटिक की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये आप ध्यान से नोट कर लेना, नॉन एरोमेटिक, और तीसरे नंबर पे आता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक्स आर हाईली अनस्टेबल, एरोमेटिक्स आर हाईली स्टेबल, और जो बीच में आ जाएगा वो आ जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो अब एरोमेटिक है ये, तो इसका लोन पेयर अगर आपने जबरदस्ती प्रोटोनेट कर दिया इसको स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में, तो क्योंकि किसी भी एसिड से हम इसको दूर रखेंगे, बिकॉज इट्स गोइंग टू चेंज इनटू नॉन एरोमेटिक विच इज लेस स्टेबल। हाँ, इसको प्रोटोनेट कर दो तो इसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो इसीलिए अगर ये क्वेश्चन है कि आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड विच कैन बी इजिली प्रोटोनेटेड, तो आपका आंसर होगा ये, बिकॉज लोन पेयर आर इजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन फॉर प्रोटोनेशन। तो ये सब चीजें आप एरोमेटिक कैरेक्टर के बेस पे, और बेसिकली जो बेस इसमें है मेन चीज वो है हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे डिसाइड करोगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। चलो आगे मूव करते हैं, ये ऑर्डर आप नोट कर लेना, एरोमेटिक मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक एंड मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। उसके बाद ये मॉलिक्यूल आ जाता है हमारा, अभी हमारे पास ये दो बचे हैं। तो इस कंपाउंड के अंदर 4 कार्बन हैं, साइक्लो ब्यूटाडाइन है, ये चारों के चारों sp2 हाइब्रिडाइज हैं, ठीक है। तो अगर ये sp2 है तो इसका p इधर है, अगर ये sp2 है तो इसका p इधर है, ये sp2 है तो इसका p इधर है, ये sp2 है तो इसका p इधर है। तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। 4 पाई अभी हम पढ़ा हमने कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले जो क्या होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक। अब ये बचा एक, आप इसको बड़े ध्यान से करेंगे। नाइट्रोजन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन के 3 वैलेंसी होती है, तो उसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तीनों नाइट्रोजन ने, और 3 बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर। वो आप नहीं भी अगर दिया हुआ तो आपको पता होना चाहिए, तो बड़ी बात नहीं है, लोन पेयर से। अब हम एटम्स की चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। नीचे कार्बन है, दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो एक कार्बन 3 एटम से अटैच है तो ये sp2 हुआ, ये भी 3 से अटैच है, ये भी sp2 हुआ। अब नाइट्रोजन जो है ये वाला, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और वो किससे अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम से। इसका मतलब है उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। तो सभी की लिखते हैं, फिर से मैं इसको ड्रॉ करूंगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन अभी थी sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp2। अब ये नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है। हमारा रूल था, लास्ट लेक्चर में किया था, कि कोई भी एटम Z जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है और उसके पास कम से कम एक लोन पेयर है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाती है, sp2। ये इसका भी वही कंडीशन बन रहा है, अटैच टू sp2, तो ये भी sp2 होगा। हाँ, ऊपर वाला नाइट्रोजन, अब ऊपर वाले नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगी, अब देखो उसने क्या किया होगा, डबल बॉन्ड बना रखा है, इसने भी बना रखा है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। जिसने डबल बॉन्ड बना लिया इसका मतलब उसके पास p ऑर्बिटल है, और जिसके पास p ऑर्बिटल है इसका मतलब
उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो इट मींस ये नाइट्रोजन भी आपका क्या हो जाएगा, sp2। तो ये बात क्लियर होगी, जितने भी एटम्स इसमें हैं वो सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये कंपाउंड साइक्लिक भी हो गया, ये कंपाउंड कंप्लीटली कंजुगेटेड भी हो गया। अब मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूं। अब मैं बताऊंगा ये जो लोन पेयर्स हैं तीनों नाइट्रोजन के पास किस किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब देखो ध्यान से, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, तो इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं सिंगल sp2 sp2 sp2। इसका मतलब ये जो इसका लोन पेयर है ये p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इसने अपने 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज कर लिए, तो इसका जो लोन पेयर है वो p में चला गया। अब ऊपर वाला जो ये नाइट्रोजन, इसका p यहाँ पे आ गया क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बना रखा है। अगर इसने अपना p यूज कर लिया, इट मींस इसका जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में चला गया। इस नाइट्रोजन का भी इसने अपना p यूज कर लिया, तो इसका मतलब इसका भी ये जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में चला गया। तो ये कार्बन है, इसका sp2 था, इसका तो p इधर, इसका p इधर। अब आप p काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें 6 pi इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो ये कंपाउंड ओवरऑल क्या हो जाता है, एरोमेटिक। अब इस कंपाउंड में से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, एक तो हो गया कि ये एरोमेटिक है या नहीं, वो तो आपने डिसाइड कर लिया। दूसरी चीज वो पूछ सकते हैं, इनको लेबल कर दें कि ये नंबर 1 नाइट्रोजन है, ये नंबर 2 नाइट्रोजन है, ये नंबर 3 नाइट्रोजन है। Which nitrogen can be easily protonated? Which nitrogen atom can be easily protonated? ऑप्शंस दे दें, 1 ओनली, बी ऑप्शन दे दें, 2 and 3, सी ऑप्शन दे दें, 1 and 3, और डी ऑप्शन दे दें 1 and 2। तो कौन सा आंसर होगा इसका? अब देखो, प्रोटोनेशन मींस हमें कौन सा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अभी पहले बताया था लास्ट एग्जांपल में, इसका लोन पेयर p में है तो ये नहीं दे सकता, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। इसका जो लोन पेयर है वो sp2 में ये दे सकता है आसानी से, कुछ नहीं होगा। अगर ये डोनेट कर भी देगा तो इसका कंपाउंड का एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसका जो लोन पेयर है वो भी sp2 में है, तो ये भी इजीली डोनेट कर सकता है, यहाँ से प्रोटोनेशन हो सकती है। इसका मतलब है 2 और 3, सेकंड और थर्ड जो है वो दोनों प्रोटोनेट हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कैरेक्टर का कुछ नाम ही नहीं आता, वो पूछते हैं। और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किसके बेस पे होते हैं, आइदर हाइब्रिडाइजेशन, यू मस्ट नो द हाइब्रिडाइजेशन डीपली, और एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक कैरेक्टर, अगर ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, अगर मान लो इसने दे दिया तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब नंबर 1 नाइट्रोजन जो है उसको हम प्रोटोनेट नहीं कर सकते। तो ऐसी काफी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आगे आगे हम करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। Okay, we will move to next example. Oxygen, नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इसके पास ऑब्वियसली 2 लोन पेयर है। तो ये कंपाउंड आपको दे दिया, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड S N डबल बॉन्ड N, ये दे दिया। थर्ड कंपाउंड S N के साथ H, N के साथ H, ये दे दिया। फोर्थ कंपाउंड डबल बॉन्ड हेयर, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। फिफ्थ कंपाउंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड। चलो ये 5 कंपाउंड हैं और एक और लिख लेते हैं 6H B, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड लाइक दिस। अब इन कंपाउंड्स को हम देखेंगे कौन सा कंपाउंड जो है वो
एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो हम देखें फर्स्ट कंपाउंड में सभी एटम्स जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, आई थिंक, बिकॉज ऑक्सीजन इज आल्सो sp2 बिकॉज इट इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये तो बात क्लियर हो गई, कि ये साइक्लिक है। दूसरी बात ये फ्लैट भी है। तीसरी बात ये कंप्लीटली कंजुगेटेड भी है। 5 इलेक्ट्रॉन्स in which orbital this lone pair is present, whether it is present in hybridized orbital or unhybridized orbital. Just see, नाइट्रोजन इसने डबल बॉन्ड बना रखा है, इसका मतलब इसने अपना p ऑर्बिटल यूज कर लिया। इट मींस दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp2 hybridized orbital. Clear? Now out of these two pair, one pair will be present in sp2 hybridized and second pair will be present in p. और इस कार्बन का एक p यहाँ पे भी आएगा, फिर इस कार्बन का एक p इधर, इस कार्बन का एक p इधर। How many pi electrons are there? Means electron which are present in p orbital. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 pi. 6 pi means this compound is aromatic. Next. Now nitrogen has a lone pair. This nitrogen has a lone pair. This sulfur has a 2 lone pair. What about hybridization? All the atoms are sp2 hybridized. Sulfur is attached to sp2, so as a lone pair, according to exceptional rule, it is also sp2 hybridized. Now we will see in which orbital these lone pairs are present. So first of nitrogen. In which orbital this lone pair of electron is present? What do you think? नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, इसका मतलब इसका p ऑर्बिटल यूज हो गया। इट मींस दिस पेयर इज प्रेजेंट इन sp2। इस नाइट्रोजन ने भी डबल बॉन्ड बना रखा है, इसका भी p यूज हो गया। दिस पेयर इज आल्सो प्रेजेंट इन sp2 एंड इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो इसका मतलब इसका तो एक p इधर आ गया, इसकी भी sp2 है तो इसका एक p। नाउ व्हाट अबाउट सल्फर? सल्फर इज जस्ट लाइक ऑक्सीजन, एक पेयर p में और एक पेयर किसमें आ जाएगा sp2 में। नाउ काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p। So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So again 6 pi electron. So this compound is also aromatic. Okay. Next, move to this molecule. So here is a lone pair and here is a lone pair. Sulfur has 2 lone pair. So what about hybridization? Hybridization of all the atoms is sp2. Yes, it's sp2. Why? Because this nitrogen is sp2 because it is attached to sp2 hybridized carbon atom, and this nitrogen is also attached to sp2 hybridized atom, so that's why it is also sp2. क्या था रूल? एटम हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैच्ड टू sp2 hybridized orbital is itself is sp2 hybridized orbital. So तब ये नाइट्रोजन sp2 हो गया, तो अब नाइट्रोजन से ये दूसरा नाइट्रोजन अटैच है, इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे भी वही रूल। तो इसका मतलब ऊपर वाला नाइट्रोजन वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो सल्फर इस साइड है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो ये भी हमारा sp2 है। तो ऑल दी एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो क्या चीज क्लियर हो गई? साइक्लिक क्लियर, फ्लैट क्लियर, CC clear. Now what about the Huckel's rule? Now we will see about the lone pair. This lone pair of electron is present in p orbital because इस नाइट्रोजन ने कोई डबल बॉन्ड तो बना के नहीं रखा, 3 सिंगल बॉन्ड है इसके, तो 3 सिंगल बॉन्ड का मतलब इसके 3 sp2 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 यूज हो गए, तो इसके पास p बचा, p में है लोन पेयर। ऐसे ही कुछ ऊपर वाले नाइट्रोजन का है, इसकी भी जो पेयर है वो p में है। सल्फर का केस वही रहेगा, एक पेयर sp2 में आ गया, दूसरा पेयर p में चला गया। नीचे इस कार्बन का एक p इधर, दूसरे का p इधर। नाउ काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p। सो नाउ इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8. So it has 8 pi electron. It is anti-aromatic. Next is this molecule having lone pair on nitrogen.
now in this case, all the atoms are sp2 hybridized, that is clear. So this nitrogen, इसने अपना P यूज कर लिया, तो इसका मतलब है ये पेयर sp2 में चला गया। अब ये जो नाइट्रोजन है नीचे वाला, इसके साथ एक हाइड्रोजन भी होगा, सॉरी ऐसे 3 वैलेंसी इसकी होती है। तो ये जो पेयर है ये P में आ गया, इसका P एक इधर, इस कार्बन का P इधर, दोनों कार्बन का एक P, तो इस कार्बन का P एक यहाँ पे आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ P इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए हमारे पास? 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी क्या हो गया? एरोमेटिक। नेक्स्ट चेक करेंगे, नाइट्रोजन 1 पेयर, ऑक्सीजन 2 पेयर, और दिस नाइट्रोजन आल्सो हैज 1 पेयर, and I think there must be hydrogen both side. So this molecule, all the atoms are sp2 hybridized because this nitrogen is sp2 because it is sp2. So this oxygen is attached both side with sp2, so this oxygen is also sp2. Now find the p orbital. This pair of electron is present in which orbital? This is present in P because इसने 3 sp2 यूज किए हैं, इसका P बचा हुआ। आउट ऑफ ऑक्सीजन देखें तो एक पेयर P में, एक पेयर sp2 में। नाइट्रोजन का ये पेयर किस में होगा? ये भी किस में होगा? P में। हाउ मेनी P इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो जाता है? एंटी एरोमेटिक। So this is also anti-aromatic. Last, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है बोरोन। What is the hybridization of boron? Boron is sp2, 3 bonds हैं इसके, sp2, ये भी sp2 है, कार्बन भी sp2 है, ये नाइट्रोजन sp2, ये भी sp2, तो फ्लैट भी हो गया, ये साइक्लिक तो है ही। इस नाइट्रोजन का P यहाँ यूज हो रहा है, इसका मतलब ये sp2 में है। इस नाइट्रोजन का P भी यूज हो रहा है, इसका मतलब ये sp2 में है। इसका P यहाँ आ गया, इसका P यहाँ आ गया। नाउ काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P ऑर्बिटल, ओनली 4। सो 4 pi इलेक्ट्रॉन मींस दिस मॉलिक्यूल इज एंटी एरोमेटिक। सो ये था आज के लिए इतनी एग्जांपल्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और एग्जांपल्स लेके आऊंगा, दोनों लेक्चर को ध्यान से देखो। उसके बाद धीरे धीरे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है वहां तक पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं कुछ और एग्जांपल्स। थैंक यू।